लर्नर्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीक्वल टू डाइसिंग। द डाइसिंग वाला पार्ट मैं पहले ही कर चुकी हूँ और मैं उसे आई बटन में डाल दूंगी और आप उसे प्लीज़ पहले पढ़ लें सीक्वल टू डाइसिंग पढ़ने से पहले, बिकॉज उसको समझना बहुत ज़रूरी है सीक्वल टू डाइसिंग पढ़ने के लिए। ये वाला पार्ट बहुत छोटा है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको समझने के लिए इसके फर्स्ट पार्ट को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर सीक्वल टू डाइसिंग में क्या हुआ है कि ये सेक्शन हमारा स्टार्ट होता है कि जो दुर्योधन है वो अपने फादर को कन्विंस कर रहा है कि वो वापस से युधिष्ठिर को बुलाए और कहें कि एक और गेम खेली जाए, एक और बार गेम खेली जाए ताकि जो पांडव हैं वो उन पर अटैक ना करे। वो अपने फादर को ये समझा रहा है कि जितना हमने उनका ह्यूमिलेशन किया है वो हमसे बदला तो लेंगे ही, इससे पहले वो बदला ले क्यों ना हम एक और गेम खेलें, हस्तिनापुर को स्टेक पर रखेंगे और वो लोग अपना इंद्रप्रस्थ स्टेक पे रखेंगे। और इस बार सिर्फ एक ही सिंगल गेम होगी, कोई ऐसे नहीं होगा जैसे लास्ट टाइम हुआ कि एक एक चीज़ को स्टेक पर लगवाया गया। तो इस बार क्या होगा कि बस एक गेम खेली जाएगी, आर पार वाली बेसिकली कहा जाए तो। और इसकी सजा होगी कि जो हारेगा उसे क्या होगा, 12 साल का एग्जाइल और 1 साल का अज्ञातवास, मीन्स इनकॉग्निटो हो जाना उन्हें। और अगर वो उस इनकॉग्निटो पीरियड में अज्ञातवास में पकड़े जाएंगे तो उन्हें फिर से 12 साल का एग्जाइल वनवास मिलेगा। तो ये दुर्योधन ने प्लान किया और अपने फादर को कन्विंस कर रहा है कि एक और डाइसिंग की गेम रखी जाए ताकि पांडव अपनी ह्यूमिलेशन का बदला लेने के लिए हम पर पहले ना आए। और यहाँ पर एक चीज़ दिखाई गई है कि इसको समझने के लिए आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो डाइसिंग वाला, कि फेट का बहुत बड़ा रोल है। ऐसा कहा गया कि जो होना है मतलब वो होके ही रहेगा और धृतराष्ट्र का भी मानना यही है। ये बात हमें कैसे पता चलता है, जब धृतराष्ट्र अपनी वाइफ गांधारी से बात करता है तो वो पॉइंट आउट करती है कि ये एथिकली सही नहीं है। और जो हमारे यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो धृतराष्ट्र है वो लो और अपने बेटे के प्यार में फंसा हुआ है और हमेशा उसका बेटे का प्यार ही जीतता है, वो अपने बेटे के प्यार में बहुत ज़्यादा इंडल्ज है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो होना है वो तो होके ही रहेगा, तो क्यों ना मैं अपने बेटों की मर्जी चलने दूँ। सो सभा पर्व बुक 2 में से ये सेक्शन 14 पार्ट अगर आप पढ़ोगे तो उसमें ये फ्रेज है, द king thus addressed by Gandhari, who pointed out to him in such language the path of virtue, replied unto her, saying, if the destruction of our race is come, let it take place freely. I am ill able to prevent it. Let it be as these my sons desire. Let the Pandavas return and let my sons again gamble with the sons of Pandu. तो यहाँ पे क्लियरली कह रहा है कि जो होना है वो तो होके रहेगा, मेरे कंट्रोल में तो है नहीं, तो जैसा मेरे बेटे चाह रहे हैं मैं वैसा करना चाहूँगा। और यहाँ पर जो गांधारी है कुंती की तरह, वो भी एक वाइस वूमन दिखाई है इस एपिक में कि उसे भी पता है कि उसका बेटा गलत है और वो ये चीज़ पॉइंट आउट कर रही है। लेकिन दुर्योधन अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाता है। दुर्योधन पांडव को महल पहुँचने से पहले ही रोकना चाहता है और दोबारा से गैम्बल के लिए इन्वाइट करता है। सो यहाँ पर दुर्योधन अपने फादर को मना लेता है और धृतराष्ट्र फिर से युधिष्ठिर के पास मैसेज भेजते हैं, डाइसिंग के लिए इनवाइट करते हैं, गैम्बल के लिए इनवाइट करते हैं। तो युधिष्ठिर का फिर से वही रीजन है उसके कि वो मना नहीं कर सकता है क्योंकि वो लॉ फॉलो करता है, हैबिट बाय लॉ है कि एक राजा जब उसे बुला रहा है तो उनको मना कर नहीं सकता, उसे आना ही पड़ेगा। और दूसरा रीजन यहाँ पे ये कहा गया कि युधिष्ठिर ये मानने वाला है कि जो होना है वो होके ही रहेगा। सो फिर से एक बार वो वहाँ पर फेट पे और भगवान भरोसे वापस से आ जाते हैं। तो होता क्या है, जो पांडव है वो असेंबली हॉल में वापस आते हैं और फिर से स्टेक पर रखते हैं और जो स्टेक पर रखेगा उसे 12, अगर वो हारेगा तो उसे 12 ईयर्स का एक्साइल होगा और 1 साल का इनकॉग्निटो लिविंग होगा, जैसे कि पहले बताया। और कौरव जो है फिर से डिसीट का गेम शुरू कर देते हैं। युधिष्ठिर को इस बार भी पता है कि धोखा होना ही है और होता भी वही है, जो पांडव्स हैं वो हार जाते हैं।
ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ कि फिर से वही हुआ जो गेम प्री डिसाइडेड था, कहीं ना कहीं ये सबको ही पता था कि एक चाल है दुर्योधन की उन्हें हराने की। तो सेकंड गेम यहाँ पर जब स्टार्ट हुई तो आते हैं वापस से खेलने, और जैसा कि डिसाइडेड होता है कि शकुनी दुर्योधन की तरफ से खेलेगा और उनकी तरफ से युधिष्ठिर खेलना है, और वो हार जाते हैं ये वाली गेम भी। तो अब उन्हें क्या मिला है, 12 साल का वनवास, एग्जाइल, और 1 साल का अज्ञातवास, यानी कि उन्हें छुप कर रहना है, कोई भी उन्हें पहचान ना पाए। अगर उन्हें कोई भी पहचान पाएगा इस 1 साल में तो उन्हें वापस से 12 साल का वनवास होगा। तो यहाँ पर जो दुर्योधन है वो कामयाब हो चुका है इंद्रप्रस्थ को हथियाने में, अब इंद्रप्रस्थ उसका हो चुका है, और जो पांडव ब्रदर्स हैं उनको मिली है वनवास जाने की सजा। और यहाँ पर जो उनका डिपार्चर है उसको भी एक्सप्लेन करा गया कि कैसे हर एक का डिपार्चर एक एक चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। कि जैसे जब युधिष्ठिर जाता है तो उसे आंखें बंद कर लेता है कि उसे लगता है कि बस क्या होगा मेरी प्रजा का, ये क्या हो गया। और जो भीम है वो अपनी आर्म्स को कंट्रोल करता है क्योंकि उसको गुस्सा है कि वो इन्हें खत्म कर दे। और अर्जुन चावल के दाने छोड़ता हुआ जा रहा है कि इस तरीके से कि वो इतने इन पर तीर बरसाएगा। माद्री का पुत्र सहदेव वो इस सब को सह नहीं पा रहा है, अपना मुंह मिट्टी से ढक के, मतलब वो इस ह्यूमिलेशन, इस बुरे समय को सह नहीं पा रहा है कि उसके साथ क्या हो गया है। और नकुल भी अवॉइड कर रहा है जो उसको एडमायर करती है। तो ये मतलब यहाँ पर दिखाया है कि फिर से वो कामयाब हो गए हैं, और यहाँ पर पांडव जो है अपने एग्जाइल के लिए निकल जाते हैं, और उनके साथ द्रौपदी भी जाती है फॉलोड बाय कृष्णा। सो ये था हमारा सीक्वल टू डाइसिंग। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप इसके थीम, जिसका बैकग्राउंड और इसका प्लॉट का कंट्रास्ट समझना चाहते हैं, सो डू कमेंट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू लाइक, और कुछ नहीं पसंद आया तो वो भी बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।